नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। कद्दू वर्गीय सब्जियां गर्मी के मौसम में तैयार होने वाली सब्जियां हैं। अन्य सब्जियां इन दिनों उपलब्ध नहीं होने के कारण बाजार में इनका अच्छा भाव मिलता है और इन दिनों कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मुख्यतः खरबूज, तरबूज, लौकी, खीरा, करेला, तोरई इत्यादि की खेती की जाती है, जिनकी बुआई फरवरी से मार्च तक की जाती है और ये फसलें इस समय कई अवस्थाओं पर हैं। किसान भाइयों, इन फसलों में कीट रोगों से नुकसान अधिक होता है, इसलिए नुकसान से बचाने के लिए कीट रोगों का नियंत्रण उचित समय पर करें, जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं महायोगी कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह। जो कुकुरबिट्स हैं, जिन्हें कद्दू वर्गीय सब्जियों के नाम से भी जाना जाता है, तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में इस समय जो प्रमुख रोग देखने को मिल रहे हैं वो डाउनी मिल्ड्यू रोग है, जिसे मृद रोमिल आसिता रोग के नाम से जाना जाता है। जब वातावरण का तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है तब इस रोग का प्रकोप होता है। किसान भाई देखेंगे पत्तियों पर कोड़ीय धब्बे नज़र आते हैं और जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो जहाँ पर ये कोड़ीय धब्बे होते हैं उसके नीचे जो है निचली सतह पर पत्ती के रुई के समान जो है ग्रोथ दिखाई देती है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बाजार में बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है रीडोमिल। इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो जो मृद रोमिल रोग लगता है कद्दू वर्गीय सब्जियों में, इसकी रोकथाम आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। इसी तरीके से झुलसा नामक रोग देखने को मिलता है। इस समय जो है जो कद्दू वर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं उसमें झुलसा नामक रोग, जिसे एंथ्रेक्नोज के नाम से भी जाना जाता है, गोलाकार, अंडाकार या कोड़ीय धब्बे जो है भूरे रंग के नज़र आते हैं, पत्तियों पर, तने पर भी दिखाई देते हैं। और जब इस रोग की उग्रता बढ़ती है तो संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है, उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो ऐसा अगर लक्षण दिख रहा है तो किसान भाइयों को चाहिए कि क्लोरोथैलोनिन नामक दवा आती है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो इस एंथ्रेक्नोज या जो झुलसा रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रोकथाम बहुत आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। इसी तरीके से किसान भाई देखते होंगे कि पौधे की जो बढ़वार है, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, उसकी जो है बढ़वार बहुत अधिक प्रभावित होती है, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, पौधा नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो रोग देखने को मिल रहा है उसकी जड़ों में उखाड़ करके देखें किसान भाई तो गांठें नज़र आती हैं, जिसे जड़ ग्रंथि रोग के नाम से जाना जाता है और वैसे ये निमेटोड के द्वारा फैलता है। तो ऐसा अगर किसान भाई देख रहे हैं अपने खेतों में पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है, सब खाद पानी देने के बाद भी, तो किसान भाइयों को चाहिए पौधे के चारों तरफ जो है ये फ्यूराडान नामक दवा आती है या जो है कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड नाम की दानेदार दवा आती है, इसकी जो है 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर डाल करके और गुड़ाई कर दें तो जो निमेटोड है आपके खेत में उसकी रोकथाम आसानी से हो जाएगी और पौधे की बढ़वार अच्छी होने लगेगी और किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। में सबसे जो प्रमुख कीट है वो लाल व्रिंग कीट है और ये 5 से 6 मिलीमीटर लंबा कीट होता है और लाल रंग का होता है। तो ये कीट जो है पत्तियों में छिद्र कर देता है, जो पुष्प आते हैं उसको भी खा जाता है, जिससे जो है उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बाज़ार में मिथाइल पैराथियान डस्ट आता है, सुबह के समय जो है इसका अगर वो डस्टिंग कर देते हैं इस मिथाइल पैराथियान का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो इस कीट का नियंत्रण बड़ी आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे प्रमुख कीट लगता है इसमें तना छेदक कीट, जो कुकुरबिट्स लगे हुए हैं जिसमें लौकी है, करेला है, तुरई है, खीरा है, जब इसकी बढ़वार होती रहती है तो तने में जो है ये छिद्र कर देता है तना छेदक कीट जो है, जिससे पौधे की बढ़वार काफ़ी हद तक प्रभावित होती है और उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बाज़ार में बहुत अच्छी दवा उपलब्ध है जिसका नाम है कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड, 50% एसपी के नाम से आता है। इसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से अगर घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो इस तना छेदक कीट की रोकथाम किसान भाई बहुत आसानी से करके कुकुरबिट्स से जो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे प्रमुख कीट लगता है फल मक्खी है। जब फल आ जाता है कुकुरबिट्स में तो ये फल मक्खी जो मादा कीट होती है ये छिलके के अंदर
अंडे दे देती है और अंडे से जो है सूंडी निकल करके अंदर ही अंदर जो गूदा होता है उसको वो खा जाती है। किसान भाई देखते होंगे कि कभी कभी जो है फल टेढ़ा हो जाता है, लौकी है, कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, तो जहाँ पर इस कीट का प्रकोप होता है वहीं से जो है जो फल होता है वो टेढ़ा हो जाता है। और इस कीट के नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा उपाय है किसान भाइयों के लिए कि मैलाथियन वो 40 मिलीलीटर ले लें और 20 लीटर पानी ले लें और उसमें 200 ग्राम गुड़ मिला लें। इस घोल को तैयार करके प्रति हेक्टेयर की दर से अगर 200 पौधे पर छिड़काव कर दें तो इस कीट का नियंत्रण जो है किसान भाई बहुत आसानी से करके और जो फल मक्खी जो कीट है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि फल अच्छा होगा और बाजार मूल्य जो है वो उन्हें अच्छा प्राप्त होगा। फल मक्खी का नियंत्रण करने के लिए बाजार में यूजिनॉल ट्रैप उपलब्ध है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं या इसे घर पर भी तैयार किया जा सकता है, जिसके लिए बाजार में उपलब्ध मिथाइल यूजिनॉल रसायन, अल्कोहल और मैलाथियन लेकर आएं और 60, 40 और 20 के रेशियो से घोल तैयार करें। इस घोल में लकड़ी का गुटका रात भर डुबोकर रखें। इसके बाद किसी वाटर बॉटल में छोटा सा कट करके गुटके को लगा दें, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बोतल में नीचे पानी भर दें। ट्रैप में मादा की गंध से नर इस ट्रैप में फंस जाता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका प्रयोग फसलों में फूल आने से पहले करना होगा, तभी उचित लाभ मिलेगा। बाजार में अब साल भर गेंदे के फूलों की मांग रहती है। त्योहार हो या घरों की सजावट करनी हो या फिर वैवाहिक कार्यक्रम हो, बिना फूलों के पूरे नहीं हो सकते हैं। वहीं मंदिरों पर पूजन के लिए भी फूलों की जरूरत रहती है। इसके अतिरिक्त गर्मी में शादी समारोह अधिक होते हैं और अन्य कार्यक्रमों में भी फूलों की मांग बनी रहती है। ऐसे में गेंदा की खेती करना काफी फायदे का सौदा है। इसलिए इस समय गेंदा के फूलों की खेती करके किसान अच्छी आय ले रहे हैं। अगर आपने भी गेंदा की खेती की है तो अधिक फूलों के उत्पादन के लिए फसल का प्रबंधन तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखकर करें, जिस पर चर्चा कर रहे हैं उद्यान विभाग वाराणसी के उद्यान निरीक्षक अनिल कुमार। ग्रीष्म ऋतु में जो गेंदे की खेती आप करते हैं उसमें कुछ सावधानियां बरतकर आप गेंदे का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे किसान भाई इस समय जो हमारे गेंदे की खेती करते हैं वो इधर के क्षेत्र में नाली और मेड़ बनाकर, मेड़ के ऊपर पौधे लगाकर ही करते हैं। आपके पौधे लगे हुए हैं, उसमें जो प्रबंधन हमको यह करना है कि यह नमी हमारी बनी रहे। जो सिंचाई के माध्यम है वो इस ऋतु में कुछ अगर हम व्यवस्था अच्छी कर लें तो वो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे मेरे कहने का आशय है कि यदि ग्रीष्म ऋतु में अगर आपने स्प्रिंकलर माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था अपने खेतों में की है तो बहुत सी समस्याओं की निजात अपने आप हो जाता है। जैसे गेंदे की खेती में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय माइट्स का प्रकोप होता है, और अगर स्प्रिंकलर सिस्टम से आप अपने गेंदे की खेत में सिंचाई कर रहे हैं तो माइट्स की समस्या अपने आप दूर रहती है, उसमें नमी बनी रहती है उन पौधों के ऊपर, तो इसलिए जो है उसमें माइट से वो दूर रहते हैं। मल्चिंग का प्रयोग करने के लिए आपको काली फिल्म जो है, पॉलीथीन सीट, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो यह जो नमी मल्चिंग से बनी रहेगी, लगातार बनी रहेगी, जल्दी जल्दी पानी नहीं देना पड़ेगा। और गेंदे में आप नाली में पानी सिंचाई करके आप उसकी नमी को आप बनाए रख सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में गेंदे की फसल में सिंचाई करते रहने के कारण विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी उगाते हैं जो कि फसल से उर्वरकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो किसान भाइयों, आप समय समय पर खुरपी के माध्यम से इन खरपतवारों की निराई गुड़ाई करते रहें। इसके लिए प्रथम गुड़ाई पौध रोपाई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन की अवस्था पर की जाती है। यदि फसल खरपतवारों से मुक्त रहती है तो कीट एवं रोगों का प्रकोप कम होता है और अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, पौधों में अधिक शाखाएं तथा फूल बने, इसके लिए वानस्पतिक अवस्था में पौधे के ऊपरी भाग को हाथ के माध्यम से तोड़ते रहना चाहिए,
जिससे पौधे की अनावश्यक बढ़वार रुक जाती है और अधिक शाखाएं निकलती हैं, जिससे फसल से अधिक एवं गुणवत्ता युक्त पुष्पों की प्राप्ति होती है। दूसरी बात ये करनी है साथियों कि जो इसमें हमको टॉप ड्रेसिंग करनी है, गेंदे की खेती में आपने जो है DAP का प्रयोग कर लिया होगा, पोटास का प्रयोग कर लिया होगा, और जो अब आपको करना है, जो इस समय यूरिया जितना आपको टॉप ड्रेसिंग के लिए नाइट्रोजन की मात्रा जो आपको देनी है, तो उसको 2 या 3 भाग में आप बांट करके आप अपने गेंदे की खेत में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर एक टॉप ड्रेसिंग कर चुके हैं या पहली टॉप ड्रेसिंग आप करने जा रहे हैं, तो आप टॉप ड्रेसिंग करके पहले तब उसके बाद मल्चिंग का कार्य कर सकते हैं। और दूसरी टॉप ड्रेसिंग आप जब कीजिए तो उस हल्की सी गुड़ाई करके उस मल्चिंग को आप खेत में मिला सकते हैं। अगर आप पॉलीथीन शीट से दिए हैं और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या इस तरह का कोई सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उस सिंचाई के जल में ही आप इसको घोल के रूप में दे सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम का साधन है, बौछारी सिंचाई का साधन है, तो वहाँ पर भी आप इसको घोल के रूप में इसको दे सकते हैं। और वहाँ पर जो आपके नाइट्रोजन के प्रतिपूर्ति के लिए जो आप यूरिया का प्रयोग करेंगे उसकी मात्रा भी कम लगेगी, 2% के घोल से ही आपका काम चल जाएगा और ये पौधे को सीधे मिलेगा, इससे आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। अब इसके बावजूद भी अगर आपके खेत में कहीं कहीं माइट का असर होता है या किसी कीट का असर होता है, तो इन दोनों के लिए अच्छा यह है कि जैसे माइट के लिए आप माइट निरोधक एंटीमाइट या ओमाइट का आप प्रयोग करते हैं और काफ़ी कुछ इससे निजात मिल जाती है। कुछ कीट इस तरह के होते हैं जो कभी कभी तना छेदक या उनकी जो कलियां हैं उसमें छेद करते हैं और फूल खराब हो जाते हैं, और या तो फूल की बढ़वार रुक जाती है और अच्छे नहीं निकलते हैं, वो सूखने लगते हैं, बीच में सूख जाते हैं। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ है तो वहाँ पर इसकी 1 ml मात्रा 3 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाकर आप इसका छिड़काव अपने गेंदे के खेत पर कर देंगे तो आपको कीट से निजात मिल जाएगी। रोग की जहाँ तक बात है, इस समय हमारे गेंदे की फसल पर अगर बदली का मौसम चल रहा है, कुछ इस तरह के हवा में नमी ज़्यादा है, तो कभी कभी जो है पाउडरी मिल्ड्यू का असर जो है हमारे गेंदे की फसल पर होता है। और अगर गेंदे की फसल पर पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप हो रहा है तो वहाँ पर आप 2 छिड़काव बारी बारी कर सकते हैं। आप सल्फ़र 80 WP का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक बार करके और 10-12 दिन के अंतर पर कार्बेंडाजिम का एक छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे आपको इससे निजात मिल जाएगी और आपकी गेंदे की फसल बढ़िया चलेगी। कड़ी मेहनत के बाद किसान गेहूं की अपनी फसल को पका तो लेता है, मगर कटाई के वक्त फिर से समस्या आ जाती है। फसल काटने के लिए लोग नहीं मिलते हैं और जो मिलते हैं उनको काफी अधिक मजदूरी देनी पड़ती है। आपके सामने ऐसी समस्या आती रहती है। अगर आपने अभी तक फसल की कटाई नहीं की है तो इस कार्य को करने में कुछ जरूरी बातों पर विशेष ध्यान दें ताकि फसल से मिलने वाली उपज का किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो चलिए कटाई मड़ाई में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विशेषज्ञ मनोज कुमार सिंह से। किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि गेहूं की कैसे कटाई की जाए, गाई की जाए और भंडारण और फसल की परिपक्वता की पहचान और कटाई का तरीका और थ्रेसिंग और भंडारण के बारे में आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, उपज का सुरक्षित भंडारण करने के लिए फसल अवस्था से ही कुछ प्रबंधनों पर ध्यान देना होता है, जो कि उपज को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसान इस पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे अच्छी उपज होने के बावजूद भंडारण के दौरान उपज का काफी हिस्सा खराब हो जाता है और किसान भाइयों को हानि उठानी पड़ती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फसल प्रबंधन पर। तो पहले फसलों की गहाई और कटाई की बात है। तो फसल अगर आपका अभी पकने की स्थिति में आ चुका है और वह सुनहरे रंग का दाना हो चुका है तो आप उसकी कटाई के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फसल जो है ज़्यादा
पक जाने पर वहाँ पर सेटरिंग की होने की संभावना रहती है, कुछ जो है वहाँ नुकसान होने की संभावना रहता है। इसलिए आप फसल की बाली को देख लें, अगर सुनहरे रंग का हो चुका है तो उसकी कटाई के लिए आप या तो हंसुए से करें, जो जैसे नवीन सिकल है या जो है फाल्कन सिकल है या देसी तरह का जो हंसुआ है, सिकल है, उससे भी कटाई कर सकते हैं। और कटाई के लिए आप चाहें तो रीपर भी है, उसके द्वारा कटाई कर सकते हैं, या कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा भी कटाई की जाती है। तो फसल की कटाई को सुविधा में ध्यान में अपनी आवश्यकता के हिसाब से देख करके उसकी कटाई करें। और उसका कटाई करने के बाद आप फसल को बंडल बांध करके एक दिन पहले, उसको बंडल बांधने के पहले उसको एक दिन सूखने के लिए छोड़ दें, जिससे वहाँ पर फसल को अच्छी तरह से नमी उसका हट जाए। और फिर उसको बंडल बांध करके आप उसको खलिहान में ले आएंगे। लेकिन आजकल थ्रेसर आ गया है, अच्छे तरह के थ्रेसर हैं जो आपकी मशीन के द्वारा चलाया जा सकता है, डीजल इंजन के द्वारा या इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा। और फिर उसके साथ साथ आप आजकल नए अच्छे तरह के जो है थ्रेसर आए हुए हैं, जो अटैचमेंट ट्रैक्टर के साथ लगा रहता है, और मल्टी क्रॉप थ्रेसर। इन थ्रेसर के द्वारा आपको दाने साफ हो जाते हैं और दाने एकदम व्यवस्थित ढंग से मिलते हैं। और भूसा जो होता है, जो जानवरों के लिए होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े में कट जाते हैं। तो भूसा जो है आपको जो है जानवर खिलाने के काम में आएगा। तो इसलिए आप अच्छे थ्रेसर से उसकी थ्रेसिंग करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। फसल की कटाई के बाद भी सुरक्षित भंडारण करने के लिए कई प्रबंधन को अपनाना होता है, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं होती। इसलिए कौन कौन से ये जरूरी प्रबंध हैं, आइए जानते हैं। और भंडारण के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी जब बढ़िया ढंग सफाई हो जाए तो उस गेहूं को आप प्रयास करेंगे कि उसकी नमी जो है 10 से आसपास सूख जाए, 10%। अगर नमी 10% से 12% के बीच है तो आप उसको अच्छी तरह से सुखा लें। कोशिश रहे अगर 10 से नीचे भी आ जाता है तो 8 और 10% के पर तो आप सुनिश्चित रूप से उसको बढ़िया ढंग से रख सकते हैं। जो बैग रहेंगे उसको बढ़िया ढंग से, घनी बैग, तो उसको बढ़िया ढंग से धुलाई कर दें। और उसको अच्छा तो रहेगा कि उसको बॉयल पानी में डाल देंगे तो उसमें जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के अंडे हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। और फिर उसमें सूखे हुए बैग में आप अच्छे ढंग से गेहूं को सफ़ा करके, खूब अच्छी तरह सफ़ा करके, सूखा हुआ लगभग 8 से 10% नमी रहे, जैसे दांत पे रखें तो कट कट की आवाज़ आए, तो आप उसको बोरे में भर करके आप भंडारित कर लें। जो है भंडारण जहाँ होगा वहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप उसका पूरी तरह से विधिवत साफ सफाई कर लेंगे। जो है उसमें ज़रूरत पड़ा तो उसमें मैलाथियन का भी यूज कर सकते हैं। और ये दीवार से लगभग 1 फीट छोड़ करके आप उसका छल्ली लगाएंगे अनाज रखने के लिए, और ज़मीन से ऊपर थोड़ा रखने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पर संभव हो तो लकड़ी का जो है पटरा लगा करके नीचे की नमी और दीवार की नमी उस बैग में न आने पाए। और इस तरह से आप उसको अच्छे ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल तो लोग जो है घरों में जो है भंडारण करने के लिए उसमें भंडारण गृह बना के रखते हैं, जिसमें ये एल्युमिनियम का या ये GI शीट का जो है भंडारण रहता है। और उसके अंदर जिसमें 2 से 3 कुंटल भरा जा सकता है। ऊपर से मुंह रहता है जिसमें उसको गेहूं गिराते हैं, और नीचे साइड में जो है उसको निकालने की रहता है। और भरने के बाद उसमें कपड़े लगा करके बहुत अच्छे ढंग से टाइट कर दें, उसके ऊपर से टेप लगा दें जिससे नमी वहाँ न पहुँचे और आपका दाना सुरक्षित रहे। और वहाँ नमी नहीं पहुँचेगा, कीड़े मकोड़े नहीं पनपेंगे और आपका दाना एकदम पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और इस तरह से आपका गेहूँ सुरक्षित रहेगा और समय के हिसाब से आप उसको अच्छे रेट में बेच सकेंगे। धन्यवाद। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम लेखराजपुर, जिला मैनपुरी के कृषक सुधाकर मिश्रा ने। यह जैव उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुधाकर मिश्रा जी, आपकी जानकारी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सूक्ष्म जीवों की कृषि में बहुत ही ज़्यादा महत्ता है।
क्योंकि आज जब हम अखबारों में ये पढ़ते हैं कि कहा जाता है कि हमारी मिट्टी मर चुकी है, तो इसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीव है ही नहीं। मेरा जो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर आपने अपनी आमदनी को बढ़ाना है तो इससे सबसे पहला जो कदम होगा, हमें मिट्टी की सेहत में सुधार करना होगा और इसके लिए आपने यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना है, यानी कि जो संस्तुति है उसी के आधार पर करना है। आज किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि आप जैव उर्वरकों का उपयोग करें। तो हमारा जो ब्यूरो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा कुछ इसमें जो जैव उर्वरक बनाए हैं, बायो फर्टिलाइजर्स बनाए हैं, इसमें जैसे कि एक हमारा जो बायो फर्टिलाइजर जो हमने बनाया है ये जिंक के लिए जस्ता है, क्योंकि भारतीय मृदाओं में जिंक की कमी है और ये बीज उपचार के लिए है, बीज उपचार के लिए ये है। और इसमें 1 एकड़ के लिए, जैसे धान का 1 एकड़ के लिए 4 या 5 किलो बीज आता है, तो उसको उपचारित करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया जिंक को घोल देता है और पौधों को जिंक मिलना शुरू कर देती है। इसी तरह से जैसे कि अभी सरकार कह रही है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, तो दोगुना करने के लिए हमें खेती पर जो खर्चा आ रहा है उसको कम करना पड़ेगा। और हमारा जो किसान है वो 3 खादों के ऊपर बहुत खर्च करता है, जैसे यूरिया हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया। तो इन खादों को धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं अगर हम इसमें एक जैव उर्वरक है, इसमें 3 तरह के बैक्टीरिया हैं, एक नाइट्रोजन के लिए, एक फास्फोरस के लिए, एक पोटाश के लिए, और 1 एकड़ के लिए ये काफ़ी है बीज उपचार करने के लिए। मैं इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका जो है खाद के ऊपर जो खर्च कम हो जाएगा और दूसरा धीरे धीरे आपके खेत की मिट्टी की सेहत सुधरेगी। और ये जो जैव उर्वरक है ये बहुत प्रभावी है, आप इनसे जो बीज उपचार करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जो मिट्टी की जो सेहत है वो सुधरेगी और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी और इस तरह से आपकी जो खेती करने पर जो खर्च आता है वो भी कम होगा। इसके अलावा भी किसान भाइयों और भी कई तरह के कल्चर जैसे राइजोबियम, BSB इत्यादि उपलब्ध हैं, जिनसे आप पौध उपचार, बीजोपचार कर सकते हैं और कीट रोगों के नियंत्रण के लिए भी फसलों पर जैविक रोग व कीटनाशियों का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें कोई इसकी मांग करता है तो हम उसको ये मुहैया करवा सकते हैं, इसको हम ताज़ा इसको तैयार करते हैं और ये किसानों को हम दे रहे हैं और किसान इसका प्रयोग भी कर रहे हैं और किसानों की प्रतिक्रिया इसके बारे में बहुत अच्छी रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।